A very warm welcome one and all. This is Manju Bhardwaj, lecturer in English and you are watching English पुस्तकालय। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम करेंगे, अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। सबसे पहले हम इसका थीम देखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन पोएटिक डिवाइसेस, लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ थीम ऑफ द पोएम। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम रॉबिन क्लीन ने लिखी है, जो कि फेमस ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं और जो चिल्ड्रन के बारे में काफ़ी लिखती हैं। अमेंडा एक टीनेज गर्ल है और उसकी मॉम उसे मॉडल चाइल्ड बनाना चाहती हैं। उसे हर बात पर इंस्ट्रक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अमेंडा अपनी मदर से दूर होती जाती है। So two major themes, loss of childhood and expectation on a young girl. Amanda is a child who has to face the critique of her mother for every small fault. Amanda को हर छोटी बात के लिए अपनी मदर से क्रिटिसिज्म मिलता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन या डांट मिलती है। As a result, she slowly escapes to a fantasy world where she does not have to face the critical behavior of her mother. इस वजह से वो अपना एक इमेजिनरी फैंसी वर्ड, क्या होता है, इमेजिनरी वर्ड बना लेती है, जहाँ की उसे अपनी मदर का क्रिटिकल बिहेवियर फेस नहीं करना पड़ता। हमारी सोसाइटी में गर्ल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ हर एज, अमेंडा इज़ एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक अ मॉडल चाइल्ड। हालांकि अमेंडा एक टीनेज गर्ल है, फिर भी उससे एक मॉडल चाइल्ड का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। हर मदर पुट्स प्रेशर ऑन हर टू बी बेटर विदाउट वरिंग अबाउट हर विशेस। उसकी माँ हमेशा उस पर प्रेशर डालती है, ये जाने बिना कि वो क्या चाहती है, हमेशा उसे इंस्ट्रक्ट करती रहती है। एज अ रिजल्ट, अमेंडा स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम हर मदर एंड विशेज टू बी इन अ फैंसी वेयर शी इज़ फ्री। तो अमेंडा हमेशा ये चाहती है कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहे, जहाँ पर वो अपनी फ्रीडम को महसूस कर पाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हर स्टेंजा की। स्टेंजा 1, फर्स्ट 4 लाइन्स, द वॉइस ऑफ मदर। नेक्स्ट 3 लाइन्स दैट आर इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस किसे कहते हैं, ब्रैकेट को, आर अमेंडाज इमेजिनेशन, मीन्स वो बोलती नहीं है बल्कि इमेजिन करती है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब इसे रीड करें तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें ध्यान में रखिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर ही पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है मदर का। मदर हमेशा अपने बच्चों को अगर डांटती है, क्योंकि इस एज में जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो गुड हैबिट इनकलकेट करने के लिए वो उन्हें डांटती है या इंस्ट्रक्ट करती है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू अमेंडा का है, जिसे ये लगता है कि मदर उसे हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने देती, उसे कोई फ्रीडम नहीं मिली है। तो लेट अस रीड स्टेंजा 1 नाउ। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Don't bite your nails. Bite means काटना। अपने टीथ से अपने नेल्स को मत काटो, अमेंडा। Don't hunch your shoulders. Hunch mean bend. अपने कंधों को, शोल्डर्स कंधे, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग क्या होता है, सिटिंग इन अ लेजी वे, आलसी तरीके से बैठना। अब जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो अमेंडा की मॉम बोलती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से लेजी वे में मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा, बिल्कुल सीधी होकर एनर्जेटिक बनकर बैठो, अमेंडा। सेकेंड स्टेंजा, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. इन लाइन्स में अमेंडा इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और सोचती है काश देयर इज़ अ लैंग्विड, लैंग्विड क्या है, रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत,
शांत एमरल्ड, एमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आप पिक में देख सकते हैं स्टोन्स ग्रीन कलर के, इस तरह का कुछ ग्रीन सी हो। वेयर, जहाँ पर द सोल इनहैबिटेंट, सोल मीन अकेली, इनहैबिटेंट मीन रेजिडेंट, रेजिडेंट निवासी, वहाँ की अकेली निवासी कौन है? मी, मैं हूँ। अ मरमेड, और मैं कौन हूँ? अपने आप को इमेजिन कर रही है एज अ मरमेड। मरमेड क्या होती है? जल परी, जिसकी नीचे की बॉडी देखो इस पिक में फिश जैसी होती है और ऊपर की बॉडी गर्ल जैसी होती है। तो अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही है। एंड मरमेड इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग क्या होता है? कैरिड स्लोली बाय द वाटर, धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ मैं ब्लिसफुली मीन हैप्पीली तैर रही हूँ। तो अमेंडा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में मरमेड बनकर तैर रही है। लेट्स मूव टू स्टेंजा 3। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब मदर स्टेंजा 3 में एक न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ले आई हैं अमेंडा के लिए। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? क्या तुमने, टाइडी मीन ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना, क्या तुमने अपना रूम ऑर्गेनाइज कर लिया अमेंडा? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगता है मैंने शायद तुम्हें शूज़ तुम्हारे साफ़ करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो कर लिए? ये बात सुनकर अमेंडा फिर से इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेंजा है अगेन इट इज़ इन पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट में है। तो ये जो स्टेंजा है ये फिर से क्या है? इमेजिनरी लाइन्स ऑफ अमेंडा। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. I am an orphan. Orphan क्या होता है? Orphan, a child whose parents are dead. वो बच्चे जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, वो अपने आप को ऑर्फन समझ, नेगिंग का इतना बुरा असर होता है उसके ऊपर कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप को ऑर्फन समझती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं रोमिंग द स्ट्रीट में फ्रीली घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर अपने बेयर फीट से पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। हश्ड, हश्ड मीन साइलेंट एंड क्वाइट, मीन्स बिना आवाज़ करे पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो साइलेंस है, ये जो पीस है, शांति है, ये गोल्डन है, बहुत ही प्रेशियस है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है जहाँ पर उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, ना उसे टोक रहा है, ना काम करने के लिए बोल रहा है, ये जो फ्रीडम है जिसमें वो अपनी मर्जी से अपने पैटर्न सीख बना रही है, क्रिएटिविटी डेवलप कर रही है, ये फ्रीडम उसे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्वीट लग रही है। इस एज के जो बच्चे हैं उनको फ्रीडम ही अच्छी लगती है। अगर उन्हें हर बात के लिए नेगिंग की जाए या टोका जाए तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, remember your acne Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda? अब मदर बोल रही है, फिर से इंस्ट्रक्शंस का नया सेट आ गया है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। अब चॉकलेट आपके सामने है, आपके सामने, मेरे सामने, वो छोटी सी बच्ची उसके सामने, अगर वो चॉकलेट और वो उसे मना कर दिया जाए खाने के लिए तो वो नहीं मानेगी। और रीज़न क्या दिया जा रहा है? रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने होते हैं पिंपल्स। अमेंडा चॉकलेट मत खाओ नहीं तो तुम्हारे पिंपल्स बढ़ जाएंगे। अब आउटर ब्यूटी की तरफ उसका ध्यान दिलाया जा रहा है कि लेकिन उस एज में बच्चों को ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो चॉकलेट ही खानी होती है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी। और जब भी इस तरह की कोई बात करता है तो कोई भी बच्चा
ध्यान से नहीं सुनता। तो मदर गुस्से में बोल रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। ये सुनकर अमेंडा फिर से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहती है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब अपने आप को वो रपुंजल मान रही है और कहती है मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, ना पिंपल की ना किसी और चीज़ की। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है काम। टावर में जो लाइफ है, मैं तो टावर पर रहूँगी और वहाँ पर लाइफ बहुत ही शांत है, क्वाइट है। एंड रेयर, रेयर मीन अनयूजुअल, यहाँ की लाइफ बहुत अनयूजुअल है, शांत है। और आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने ब्राइट हेयर कभी भी टार से नीचे नहीं डालूंगी, सो दैट कि कोई भी उन पर चढ़कर मेरे पास टावर पर ना आ जाए और मेरी जो पीस है, मेरी जो कामनेस है उसको ख़त्म कर दे। मीन्स वो नहीं चाहती कि उस हेयर के थ्रू उसकी मदर आ जाए, क्योंकि रपुंजल जो थी वो एक ब्यूटीफुल गर्ल थी, से टावर पे विच ने कैद कर लिया था। और वो क्या करती थी, अपने बालों को नीचे डाल देती थी टावर से, और उसी के थ्रू और कोई रास्ता नहीं था, उन्हीं के थ्रू क्लाइंब करके वो विच टावर पर आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर अमेंडा ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि उसे अपनी लोनलीनेस ही अच्छी लगती है। स्टेंजा नंबर 7, पोएम का लास्ट स्टेंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब मोम कह रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग क्या होता है, बी इन अ बैड मूड, मूड चेंज हो जाना, खराब मूड में रहना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, मूडी मीन्स बिकमिंग एंग्री क्विकली। अब मोम कह रही है कि तुम बहुत ही मूडी हो अमेंडा, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कोई भी यही समझेगा कि मैं तुम्हें नैगिंग करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ। बट ये गलत है ना, आप कर भी रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि बच्चा ऐसा सोचे भी ना। अब देखिए इसके रिस्पॉन्स में अमेंडा ने नथिंग इज़ इन पैरेंथेसिस, मतलब इसका रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। पहले वो बोल तो पहले भी नहीं रही थी कुछ भी, बट वो इमेजिनरी वर्ड में जा रही थी। लेकिन इस स्टेंजा के रिस्पॉन्स में उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सब कुछ बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ, हमें ही समझाना है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को समझ नहीं होती। हर सही और गलत बात पेरेंट्स को और बड़ों को ही समझानी होती है उन्हें, बट मेथड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह से ही हर बात पे हम नैगिंग करते रहेंगे तो बच्चे जो हैं वो हमसे बहुत दूर चले जाएंगे, कुछ भी वो हमसे शेयर नहीं करेंगे। तो जब भी आप उन्हें कुछ समझाते हैं तो साथ के साथ उसका रीज़न ज़रूर बताएं, बच्चे डेफिनेटली समझ जाएंगे और वो रिस्पॉन्स भी करेंगे और आपके फ्रेंड बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस या फिर पोएटिक डिवाइसेस भी इन्हें कहते हैं, वो कौन कौन से यूज़ हुए पोएम में ये देखते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट अ स्टार्ट ऑफ 2 or more लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। इसमें लगातार 2 लाइन में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, डोंट, डोंट। तो इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, एनाफोरा। एक और भी एग्जाम्पल है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी यूर रूम अमेंडा। तो इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, डिड। इस तरह से लगातार 2 लाइन्स में अगर फर्स्ट प्लेस पे यानी कि बिगिनिंग में सेम वर्ड रिपीट हो जाए तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। सेकंड पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है,
यूज ऑफ वोवल साउंड ओ, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अगर नियरली प्लेस्ड वर्ड में बारी बार वोवल साउंड रिपीट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एजोनेंस। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज। इन सभी वर्ड्स में ओ साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए डिवाइस कौन सा है, एजोनेंस। यूज ऑफ वोवल साउंड ई एंड ओ किसमें, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। यहाँ पर ई और ओ वर्ड बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इसका उल्टा होता है, वोवल साउंड रिपीट हो तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो कॉन्सोनेंस। एग्जाम्पल, यूज ऑफ आर साउंड देखिए यहाँ पर, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, ब्राइट हेयर। तो यहाँ पर आर साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है, इसीलिए डिवाइस कौन सा है, कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर हमारी पिछली बहुत सारी पोएम में यूज़ हुआ है, मैंने पहले भी आपको समझाया था। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक, एज और सो, तो वो डिवाइस कहलाता है मेटाफर। जैसे हम ये ना कहकर कि शी इज़ लाइक अ रोज़, हम ये कह दें शी इज़ रोज़, तो मेटाफर होता है। शी इज़ लाइक अ रोज़ कहेंगे तो सिमिली, शी इज़ रोज़ तो मेटाफर। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के लिए यूज़ किया गया है, तो ये क्या है, सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस को गोल्डन कहा गया है, ग्लोरियस कहा गया है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को स्वीट कहा गया है। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, मेटाफर की। नेक्स्ट जो डिवाइस यूज हुआ है वो रेपिटिशन। यूज ऑफ वर्ड अमेंडा, अमेंडा वर्ड बारी बार पोएम में रिपीट हुआ है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस कौन सा है, रेपिटिशन। नेक्स्ट डिवाइस इज इमेजरी। इमेजरी किस में यूज़ हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, पानी के बहाव के साथ हैप्पीली मैं ड्रिफ्ट करती चली जाऊंगी। इमेजिन कर पा रहे हैं ना हम, अगर कोई पिक्चर हमारी माइंड में आ जाती है वर्ड्स को पढ़ के, तो वर्ड जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है इमेजरी। नेक्स्ट डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। Stop that slouching and sit up straight. S sound is repeated in closely placed word. Closely placed words में अगर consonant sound repeat होता है तो उसे हम कहते हैं alliteration. Next is allusion. इस पोएम में बहुत prominently allusion को यूज़ किया गया है, किसमें, mermaid is a well-known imaginary creature and famous fairy tale character भी यूज़ है जो Rapunzel। तो ये दोनों जो यूज़ किए हैं हमने, ये किसका एग्जाम्पल है, एल्यूजन का। लास्ट में मैं आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगी पोएम की क्या है। इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम कौन सी राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है, ए बी ए। जो स्टेंजाज मदर के द्वारा बोले गए हैं उनमें ए बी ए है, और जो इमेजिनेशन है अमेंडा की उसमें सी सी सी। तो ये हमारी राइम स्कीम है। आइए मैं आपको एक बार राइम स्कीम फिर से निकालना सिखा देती हूँ। देखिए, राइम स्कीम निकालने के लिए हम लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, अमेंडा, नेक्स्ट लाइन में भी अमेंडा, नेक्स्ट लाइन यू, और लास्ट लाइन में अमेंडा। तो अमेंडा 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 ये सब राइम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको देंगे ए
ए। यू जो है वो डिफरेंट साउंड का है, इसलिए हमने दे दिया बी। तो राइम स्कीम क्या निकल के आई? ए बी ए। तो ये हमारी राइम स्कीम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और थ्रू आउट द पोएम ए बी ए जो वो स्टेंजाज मोम के द्वारा बोले गए हैं उनकी राइम स्कीम ए बी ए है, और जो इमेजिनरी वर्ड हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं अमांडा की, उनकी है सी। तो अब हमारे पोएटिक डिवाइस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, पोएम को बहुत अच्छे से अब तक हमने समझ लिया है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़ एंड हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने साल की थी आपके अकॉर्डिंग, और आपको ये कैसे पता चला? अमांडाज एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 years ओल्ड। अमांडा की एज 10 से 12 साल के बीच की थी। वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मर्मेड और रेपुंजल, क्योंकि इसमें मर्मेड और रेपुंजल का रेफरेंस दिया गया है और ये इसी एज के बच्चों की स्टोरीज़ है, इसीलिए हमें ये आइडिया मिला। These stories are read by children of age group 10 to 12 years. मर्मेड एंड रेपुंजल की स्टोरीज यही एज ग्रुप वाले बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको कौन लगता है कि अमांडा से कौन बात कर रहा था? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। पेरेंट्स जो है अमांडा के, उनमें से कोई एक उससे बात कर रहा था। वी थिंक दैट प्रॉबेबली इट कुड बी मदर, और हमें लगता है कि शायद वो उसकी मदर ही होंगी। वी थिंक दिस, हमने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज इट्स अ जनरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रंस आर टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर्स एट होम, क्योंकि जनरली मदर ही बच्चों की घर पे केयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are some lines given in parenthesis? कुछ लाइन्स पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? पैरेंथेसिस इज़ अ रिमार्क दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। पैरेंथेसिस जनरली सेंटेंस में तब ऐड किया जाता है जब हमें कुछ एक्सप्लेन करना हो। So parenthesis is used to describe the reaction of child Amanda, और यहाँ पर अमेंडा का रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। टुवार्ड्स हर मदर कॉन्टिन्यूस नैगिंग, और ये रिएक्शन किसके लिए था? मदर की कॉन्स्टेंट नैगिंग के रिस्पॉन्स में ये रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमेंडा एक मर्मेड होती तो वो क्या कर सकती थी? आंसर इज द लिटिल गर्ल अमेंडा वॉन्ट्स टू बी अ मर्मेड। छोटी गर्ल जो अमेंडा है वो मर्मेड बनना चाहती है, एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि ग्रीन सी की वो सिर्फ अकेली ही रेजिडेंट हो, वहाँ और कोई ना रहता हो। शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी। उस समुद्र में उसकी लाइफ जो है बहुत रिलैक्स वाली होगी, एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करंट्स ऑफ वाटर, और वो वाटर करंट के साथ साथ बहती रहेगी। शी विल बी एबल टू एन्जॉय हर फ्रीडम, वहाँ पर वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाएगी, इसीलिए वो क्या बनना चाहती है? मरमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेंडा एन ऑर्फिन? क्या अमेंडा एक ऑर्फिन है? वाई डज शी से सो? अगर वो नहीं है तो उसने ऐसा क्यों कहा? आंसर, नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। नहीं, अमेंडा ऑर्फन नहीं है। एज शी इज़
constantly being pointed out by one of her parents in the poem. क्योंकि हर पैराग्राफ में कॉन्स्टेंटली उसको पिन पॉइंट किया गया है बाय वन ऑफ द पेरेंट्स. शी सैड so because she is sad and depressed because of the continuous scolding and nagging which she faces because of her parents. वो ऐसा इसलिए कह देती है कि मैं एक ऑर्फेन हूँ क्योंकि वो बहुत डिप्रेस फील कर रही थी. कॉन्टीन्यूसली जो उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड कर रहे थे, नैग कर रहे थे, उसी वजह से वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी. देयरफॉर और इसीलिए शी फील्स दैट इट वुड हैव बीन मच बेटर. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता एंड पीसफुल भी होता इफ़ शी वुड हैव बीन एन ऑर्फन, अगर वो एक अनाथ होती. So students, this was all about your poem. I hope you have understood the poem well and enjoyed the video. Thanks for watching. See you again in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Stay home, stay safe.